देखिएगा, अगर आपको कहीं स्पेस ऐसे बना करके, अभी हम इस बात को नोट में लिखवा देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं किसी स्पेस बना करके और समांतर रेखाएं आपको बनी हुई दिखाई दें, ये समांतर रेखाएं, एक बात और बता दे, ये रेखाएं समांतर तो है, साथ में ये रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर है, यानी कि इनके बीच की गैपिंग एक बराबर है, कहीं कम और अधिक नहीं है, ठीक। और ऐसे ये रेखाएं आपको जहां दिखाई देंगी तो आप कहेंगे कि इस स्पेस में वैद्युत क्षेत्र है, और वह वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। देखिए, टॉपिक हेडिंग भी नहीं लिखे और उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये उससे रिलेटेड बात है, तभी इसको हम बता रहे हैं। जहां वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर दिखाई देती हैं, उनको उस स्थान में कहीं भी आप कोई पॉइंट लेंगे, हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए समांतर रेखाओं द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और इनके बीच का गैपिंग भी एक समान होता है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, यानी कि ये तीर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। मतलब क्या हुआ, एक बात हम आपको बताए थे, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। यानी कि ये बल रेखाएं देख करके हम समझ जाएंगे कि यहाँ क्या था, धन आवेश था जिससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी, और यहाँ देखने पर यह पता चल रहा था कि जैसे इधर ऋण आवेश रखा गया हो और धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। और जहां ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर बनी हुई दिखाई दे, आप समझ जाइएगा कि इस जगह पर एक समान का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है, तो इस जगह कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे इस क्षेत्र के अंदर, तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। अगर मान लीजिए हम कहें कि थोड़े समय के लिए ई का मान 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, अगर थोड़े समय के लिए एग्जांपल मान के चले कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम लिख दिया, मतलब क्या हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना ही होगा, एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 10 की पावर 5 होगा, यहाँ 10 की पावर 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, ठीक ना। तो जहां ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान डिस्टेंस पर बनी हुई दिखे, तो आप तुरंत इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हर पॉइंट पर एक समान है, कहीं कम और कहीं अधिक नहीं है, ठीक ना। अब इसी का हमें यूज करना है। यूज क्या है, हेडिंग देखिएगा, लिखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, हम बल आघूर्ण निकालेंगे। और हम बताए 11th जब हम पढ़ा रहे थे, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको हम बताए कि अगर सिर्फ बल है तो बल लगा करके, बल क्या होता है, धक्का अथवा खिंचाव की प्रक्रिया को बल कहते हैं, यानी कि बल लगा करके किसी वस्तु को आप अपनी ओर खींच सकते हैं या उसे धक्का देकर के आप दूर कर सकते हैं। लेकिन बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण लगा करके आप वस्तु को रोटेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये मार्कर है, अगर आप इसे बीच में किसी कील से फिक्स कर देते हैं, ऊपर फोर्स लगाइए, नीचे फोर्स लगाइए, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। यानी कि जब बल लगा करके वस्तु को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, उस स्थिति में जो बल लगता है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। और सिंपल बल, साधारण बल किसे कहते हैं, जो बल लगा करके आप किसी वस्तु को एक बार इसे फोर्स लगा करके हम ऐसे खींचे, ठीक ना। अगर ये किसी टेबल पर रखा हुआ वस्तु है तो फोर्स लगा करके इसको हम खींच रहे हैं, तो ये सिंपल फोर्स होगा। लेकिन अगर बल लगा करके हम इसे रोटेट कराएंगे, इसे किसी अक्ष के परितः घुमाएंगे, किसी भी वस्तु को घुमाएंगे, तो उस बलों को तब बल नहीं कहेंगे, तब हम उसको बल आघूर्ण कहेंगे। यहाँ हेडिंग लिखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी आपको जस्ट बताया कि ऐसे बना हुआ दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है।
और वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव रखा गया है। और द्विध्रुव के बारे में आपको बताए हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। यह एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसी सिस्टम को, उसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर बलाघूर्ण काम करेगा। बलाघूर्ण यानी कि द्विध्रुव घूमने का प्रयत्न करेगा जब उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तब। और कैसे घूमेगा तो हम दिखाते हैं अभी कैसे घूमेगा, देखिएगा बोर्ड पे। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। सबसे पहले समांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगी। जिस भी स्थान में ये समांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगी उसी स्पेस में एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़े समय के लिए कैपिटल ई मान के चलते हैं। कुछ मान है वैद्युत क्षेत्र का जिसका मान हम कैपिटल ई मान के चल रहे हैं। इसके अंदर हम एक द्विध्रुव रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, द्विध्रुव को हम कैसे रखेंगे, अनियमित ढंग से रखेंगे। अनियमित ढंग से मतलब कि न तो हम द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभिलंबवत रखेंगे, न तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। अगर ये द्विध्रुव है, मार्कर को थोड़े समय के लिए द्विध्रुव मानिए, ये मान लीजिए माइनस आवेश है, एक साइड में प्लस आवेश, इनके बीच की ये गैपिंग है, तो हम द्विध्रुव को न तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में रखेंगे, न तो इससे 90 डिग्री पर रखेंगे। ये तो फिक्स कर देगा 90 डिग्री पर रखेंगे तो, और जब इसके क्षेत्र में इसके दिशा के अनुदिश रखेंगे तब भी फिक्स हो जाएगा। हम इसे किसी सामान्य कोण पर रखेंगे, न तो 0 डिग्री हो और न तो 90 डिग्री हो। बनाते हैं फिगर, देखिएगा। ये द्विध्रुव है, ये आवेश माइनस क्यू है, ये आवेश प्लस क्यू है। इसके बीच का डिस्टेंस 2l है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा गया है, किसी सामान्य कोण पर रखे हैं। हम आपको बता दिए लॉजिक अभी कि न तो इसे हम 90 पे रखे हैं और न तो इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में रखे हैं। इसे हम किसी सामान्य कोण थीटा पर रखे हैं वैद्युत क्षेत्र में। अब देखिएगा, हम आपको बताए थे कि एक फार्मूला बताए थे बच्चों, इसको रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या था, ध्यान से सुनिएगा। हम रिपीट करके पढ़ाते हैं ताकि आपको पीछे से रिवीजन भी होता रहे। अगर ये कोई आवेश है तो इसका अपना क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। इसके अंदर किसी बिंदु पर आप किसी परीक्षण आवेश को लेके आएंगे। परीक्षण आवेश सदैव धन आवेश होता है। अगर यहाँ जो रखा गया था आवेश ये भी प्लस था, तो ये धन आवेश इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करके कुछ फोर्स लगा करके इसे अपने क्षेत्र से भगाएगा, ठीक ना। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई कहते हैं, यानी कि बराबर एफ अपान क्यू नॉट होगा। हम बताए कि अगर मान लीजिए एफ दिया है, क्यू नॉट दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लोगे। अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है और चार्ज का मान दे रखा है, तो आप लगने वाले बल का भी मान निकाल सकते हैं और वो एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई से निकाल सकते हैं। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां एक समान वैद्युत क्षेत्र था, पहले से ये क्षेत्र था, यानी कि यहां पहले से कोई आवेश रखा गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका अपना वैद्युत क्षेत्र है और उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली गई है क्या है, कैपिटल ई है। वो आवेश क्या था हमें उससे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें उसका मान तो दे रखा है, उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो दे रखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आवेश दे। ठीक, अब ये धन आवेश है। अच्छा, आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो क्या इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वो F बराबर क्यू नॉट इंटू ई से निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, अभी इस बात को भी हम स्पेशल नोट में लिखवाएंगे, कान खोल के सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस जो भी बात बता रहे हैं अभी, इसका हम चैप्टर में इसका यूज करेंगे। धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, एक ई की दिशा में होता है, और उस बल का मान निकालेंगे तो F बराबर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। आवेश क्या था, Q था, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कितनी थी, E थी, और हर जगह हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर ही था, क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था। लिख लेते हैं इसको, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था।
एक समान वैद्युत क्षेत्र। अभी आगे बात समझिएगा। अगर धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगा है तो ये ऋण आवेश है, तो इस पर भी बल लगेगा और उसका भी मान F बराबर Q इंटू ई से निकालेंगे। लेकिन ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बल सदिश राशि होती है, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में होगा और इसका मान भी F बराबर Q इंटू ई होगा। प्लस वाला डायरेक्शन इधर बताया है, माइनस वाला डायरेक्शन इधर बताया है। केवल यहाँ बल का परिमाण लिखा गया है, न तो यहाँ माइनस लिखे हैं और न यहाँ प्लस लिखे हैं। प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं, प्लस माइनस से सिर्फ डायरेक्शन बनाते हैं। अब देखिएगा, हम अभी आपको एक बात बताए कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं, देखिए समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे इन पर बल की दिशा ऐसे हो रही है, उसको समझ लीजिए। ये धन आवेश है, इधर धन आवेश होगा और इधर एक समान ऋण आवेश होगा और तभी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हुई है, तभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर बनी हुई है। बात क्लियर है? अगर आपसे कोई कहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है तो वैद्युत क्षेत्र आता कैसे है? जब कोई आवेश रहेगा तब। और डायरेक्शन बनाया गया है तो आप क्या समझाएंगे? तो कहेंगे देखिए इधर धन आवेश रहा होगा क्योंकि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर निकलती हैं, और इधर ऋण आवेश रहा होगा क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, अगर ये प्लस आवेश था और इस क्षेत्र के अंदर आप ये प्लस आवेश रखे हैं तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और उल्टा इसका देखिए, इधर माइनस आवेश था तो ये माइनस वाला इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी उसके कारण आवेश ऐसे होने चाहिए और इन आवेशों के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर होनी चाहिए। धन आवेश इसको धक्का देगा और ऋण आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा। यानी कि इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, अब एक के बात बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। अब सुनिएगा, यहां ऋण आवेश था, ये प्लस था, इधर वाला प्लस था, इस माइनस को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। इधर क्या था? माइनस था, ये माइनस वाला इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। दोनों के कारण बल की दिशा किधर आ जा रही है? इधर। तो इसको एक लाइन में आप क्या याद रखेंगे और क्या बोलेंगे? तो कहेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है और धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। दिशा के बारे में बात क्लियर? अब आगे देखिएगा, अगर ये द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम था, एक निकाय था और उस निकाय को आप उस सिस्टम को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हैं तो इस पर बल आघूर्ण कैसे काम करेगा वो देखिएगा। आप द्विध्रुव को एक वस्तु मानिए इस मार्कर की तरह और इस पर एक फोर्स इधर लगा हुआ है, एक फोर्स इधर लगा हुआ है। अगर बीच में इसे कील द्वारा, आप कल्पना कर लीजिए थोड़े समय के लिए, अगर इस मार्कर को कील द्वारा इस बोर्ड में हम इसको बीच में कील द्वारा किलकित किए हैं, मतलब इसको धंसा के रखे हैं और इस पर फोर्स लग रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये वाला इसको आगे खींचेगा, ये वाला इसको पीछे खींचेगा, तो ये मार्कर क्या होना चाहेगा? ये रोटेट होना चाहेगा, सीधा होना चाहेगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी सामान्य कोण पर रखे द्विध्रुव पर ऐसा बल लगता है कि वह बल हमेशा इस द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। और जैसे ही घूम जाएगा, घूमने के बाद अगर ये घूम गया तो ये माइनस आवेश ऐसे और ये प्लस पर इधर फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई और माइनस पर इधर फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई। दोनों बल आपस में बराबर और एक दूसरे के विपरीत है, दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। यानी कि बार बार ये द्विध्रुव घूमने का प्रयत्न करेगा। और हम अभी आपको बताएं कि जब किसी वस्तु पर बल लगा करके आप उसे धक्का न दे, उसे खींचे न, बल लगा करके आप उसे जब रोटेट करते हैं तो उस पर क्या आरोपित होता है? बल आघूर्ण आरोपित होता है। यानी कि इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगेगा। अब देखिएगा, बल आघूर्ण का मान हम निकालेंगे और एक ही दो लाइन में ये निकल जाएगा, ये डेरिवेशन कंप्लीट, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा पहले, अगर मान लीजिए यहाँ m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है पॉइंट A पर और ये A से लेकर के B तक का डिस्टेंस s है, हम इसे फोर्स F लगा करके इस वस्तु को A से B दूरी तक खींचेंगे
जब खींचेंगे तो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, तो किया गया कार्य निकालते हैं, तो वो कार्य होता है W बराबर F इंटू एस होता है। ठीक, अच्छा एक बात और देखिएगा, अगर आपको बलाघूर्ण निकालना है, बलाघूर्ण, ठीक, तो बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। इस फार्मूले का यूज करते हैं तभी बलाघूर्ण निकलता है। अगर किसी वस्तु पर समान परिमाण के बराबर बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, एगो आगे लगा हुआ है, एगो पीछे लगा हुआ है, बलाघूर्ण का हम डिफिनीशन बता रहे हैं। जब एक ही वस्तु पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं और वो दोनों बल को बल न कह करके तब बल युग्म कहा जाता है, युग्म बन जाता है, बलों का पेयर बन जाता है, ठीक ना। और ये बल युग्म मिल करके उस वस्तु को घुमाते हैं या घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। जिस बलाघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान निकालने के लिए बल गुणे और बलों के बीच की लंबवत दूरी लिखते हैं। F परपेंडिकुलर है, F लंबवत है R के, या तो F को R के लंबवत रखिए या R को F के लंबवत रखिए, लेकिन बल और दोनों बलों के बीच की दूरी हमेशा एक दूसरे के लंबवत ही होनी चाहिए, तो ये बलाघूर्ण निकलता है। अब देखिएगा, यहाँ द्विध्रुव एक वस्तु था, इस पर दो समान किंतु विपरीत प्रकार के बल लगे हुए थे, जो द्विध्रुव को बार बार वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न कर रहा था, यानी कि इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगेगा। उस बलाघूर्ण का मान हम ऐसे निकालेंगे, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल तो हमको पता था, F का मान लिख लेते हैं, F बराबर Q इंटू E पता था, लेकिन क्या इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमको पता था? नहीं। देखिएगा, बल इस पॉइंट पर काम किया था, बल यहाँ इस पॉइंट पर काम किया था। अब हम इसको इनके बीच की लंबवत दूरी निकालने का टेक्निक लगाते हैं। ये बल की दिशा से हम इसे पीछे डैश डैश करके इसको हम पीछे तक बढ़ा दिए, और इसको थोड़े समय के लिए आप इधर पीछे बढ़ा दीजिए, और यहाँ इस पॉइंट से इस रेखा पर आप एक लंब रेखा खींचिए, लंब यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखा जाए तो इन दोनों बलों के बीच की ये वाली दूरी ही क्या कहलाएगी, लंबवत दूरी कहलाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात क्लियर है? अब देखिए, बल आपको पता हो गया, F बराबर Q इंटू E, दोनों में से कोनो एक के बल रखेंगे क्योंकि दोनों समान बल होते हैं, तो दोनों बलों में से कोई एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी लिखेंगे। लंबवत दूरी के लिए हम आपको टेक्निक बताएं कि आप इस लाइन को, बल वाली लाइन को डॉटेड करके आप क्या करिएगा, थोड़ा सा इधर बढ़ाइए और इसको डॉटेड करके आप यहां तक लेके आइए, और इस पॉइंट से इस पर आप एक लंब रेखा खींचेंगे, लंब बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90, यानी कि इन दोनों बलों के बीच की ये लंबवत दूरी हो जाएगी। बल पता है, अगर ये दूरी पता हो जाए तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो इस द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान पता चल जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि आपको पता है अगर कई समांतर रेखाएं एक साथ है और इनको कोई अलग से कोई रेखा काटती है तो ये सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला थीटा था तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से सुनिए, थीटा के सामने आप लंब खींचे हैं, ये क्या था, आधार था, और जब लंब खींचे हैं तो देखा जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें यह लंब हुआ, और लंब हमेशा आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अब सुनिए, आपको निकालना किस लंबाई को है, लंब की लंबाई को निकालना है, वही दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी थी लंब, और लंब का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में आप पढ़े हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कोण होता है। अगर लंब का मान निकालेंगे तो कोण इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। और देखिएगा, लंब बराबर कोण का मान आपको पता है कितना था, 2l था, और इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ये लंब बोले तो ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी पता हो गई। अब आप लिखेंगे टाउ बराबर
F का मान आपको पता है Q इंटू ई था और इंटू R का मान हमें पता हो गया 2L साइन थीटा हो। अभी इसको और बदल के लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाउ बराबर Q इंटू 2L को एक साथ लिख लीजिए, E को बाद में लिखे और उसके बाद साइन थीटा लिखे। और आपको पता है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी होता है। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालने के लिए उसे तो पहली बात P से प्रदर्शित करते हैं। और हम आपको परिभाषा बताए थे द्विध्रुव आघूर्ण का कि इस द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करते हैं तो द्विध्रुव का आघूर्ण निकल के आता है, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ Q इंटू 2L की जगह पर आप लिखेंगे, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, इसकी जगह पर स्मॉल p लिखेंगे तो ये टाउ बराबर P ई साइन थीटा पता चल जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण पता है P, ठीक ना, द्विध्रुव का आघूर्ण पता है, द्विध्रुव आघूर्ण पता है P, और जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया था वह एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैपिटल E पता हो जाए, कितने कोण पर आप द्विध्रुव को रखे हैं वह थीटा का मान पता चल जाए, तो आप द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान निकाल लेंगे टाउ बराबर Pe साइन थीटा से। बात क्लियर हुआ? बलाघूर्ण का निर्माण कैसे हुआ? तो आप कहेंगे कि जब हम अनियमित ढंग से किसी थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र में हम इस द्विध्रुव को रखे हैं तो इस पर दो बराबर और विपरीत दिशा में बल लग रहे थे, जो ये दोनों बल मिल करके इस द्विध्रुव को रोटेट करने का प्रयत्न कर रहे थे, यानी कि इसे बार बार वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये ऐसे था, इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहा था। अगर ये आएगा तो रोटेट करेगा, घूमेगा, और बलों के कारण जब वस्तु घूमती है तो उसे बल न कह करके बलाघूर्ण कहते हैं, जिसका मान अभी हम तुरंत निकाले हैं टाउ बराबर P साइन थीटा से। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो ये बात यही क्लियर हो जानी चाहिए, तुरंत रट जाना चाहिए दिमाग में। बात समझ में आया क्या? तो अगर थीटा पता है, एक बात और विशेष स्थितियां बनती है, यहां से विशेष स्थितियां बनती है, लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट बनाते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, बात समझ रहे हैं, तो यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, और 0 के साथ जब यहाँ 0 रखेंगे, 0 के साथ कुछ भी गुणा करेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बलाघूर्ण लगेगा ही नहीं। बलाघूर्ण नहीं लगेगा मतलब वस्तु को वो रोटेट नहीं करेगा। आप देखिएगा थीटा का मान 0 डिग्री, ये 0 कब होगा? पहले तो यहाँ ये थीटा था, जब इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाया था, जब इसे आप धीरे धीरे घुमाएंगे थीटा का मान कम हो रहा है, और जैसे ही आप ऐसे रख देंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। और देखिए जब आप ऐसे रखेंगे तो ये वाला फोर्स इधर हो गया और ये वाला फोर्स इधर, दोनों का मान आपस में क्या था, बराबर था। अब सुनिए, आप अब प्रैक्टिकली आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये कोई वस्तु है मेरे हाथ में, इस पर भी इधर फोर्स लगाओ और इस पर इधर फोर्स लगाओ, दोनों दिशाओं में बराबर बल लगा करके खींचोगे तो कहीं जाएगा ही क्या? ये घूमेगा और नहीं घूमेगा। घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो क्या इसके पास बलाघूर्ण होना चाहिए? नहीं, बलाघूर्ण नहीं होना चाहिए। तो बता तो रहा है कि टाउ का मान क्या है, 0 है। अब आगे सुनिएगा, केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस, यदि थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 90, तो आपको पता है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तब टाउ बराबर किसके हो जाएगा, Pe के हो जाएगा। मतलब अब इस द्विध्रुव को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के कोण पे रखेंगे, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा थी, ये द्विध्रुव था, ये प्लस वाला चार्ज ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला चार्ज नीचे आ जाएगा, और यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ये 90 डिग्री के एंगल पर हम द्विध्रुव को रखे हैं। अब
धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब देख रहे हैं कितना शानदार परफेक्ट ये इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी कि इस स्थिति में इस पर बलाघूर्ण लगना चाहिए और लग रहा है, जिसका मान कितना आया है, पीई के बराबर। और इस स्थिति में बलाघूर्ण जो होगा वो टाउ मैक्सिमम होगा, अधिकतम बलाघूर्ण होगा। और यहाँ क्या था, मिनिमम था, बलाघूर्ण ही नहीं लग रहा था जब उसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे थे। तो अब जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से आप 90 डिग्री पर रख देंगे तो अधिकतम बलाघूर्ण काम करेगा, जिसका मान किसके बराबर होगा, पीई के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो ये इस चैप्टर का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का जो नाम था, उस चैप्टर का ये लास्ट आखिरी ये टॉपिक था, जिसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखे थे किसी सामान्य कोण पर, तो उस पर एक बलाघूर्ण लग रहा था, जिस बलाघूर्ण का मान टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और एक बात बता दे, सेम जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह चुंबकीय क्षेत्र ले लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र को भी ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब आप कोई चुंबक रखते हैं तो आपको पता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। वैसे जैसे ये दो ध्रुव थे, वैसे ही जब आप चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं तो उस पर भी बलाघूर्ण निकलता है। और टाउ बराबर पी साइन थीटा में सिर्फ पी का मान चेंज कर देते हैं, वहां चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण लिखते हैं और यहाँ द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी था। और जब चुंबक रखेंगे तो चुंबक का यानी कि फुल डेरिवेशन यही होगा। फर्क इतना होगा कि जब ये आवेश था तो द्विध्रुव आघूर्ण पी रखे हैं, और जब चुंबक हो जाएगा तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम रखते हैं। बात समझ में आ रहा है। और इसका और भी चैप्टर में हम यूज करेंगे, अभी जस्ट आगे वाले चैप्टर में, जैसे दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, उस चैप्टर में हम इसको पढ़ाएंगे। फिर द्विध्रुव आएगा, अब द्विध्रुव को लाएंगे और रखने के बाद इसे घुमाएंगे, हम घुमाएंगे, कोई बाहरी कर्ता घुमाएगा तो घुमाने पर कितना वर्क करेगा, तब हम वर्क पता करेंगे, उसकी स्थितिज ऊर्जा पता करेंगे। यानी कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं चाहिए, ठीक ना। अभी पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसे आप 8वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसे अभी आप दूसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसे हर हाल में आपको कंप्लीट करना ही करना है।